मॉक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो सारे एस्पिरेंट जानते ही हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर रुक जाना, नेगेटिव मार्किंग का बढ़ते जाना और इम्प्रूवमेंट की जगह डिक्रीज होते जाना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका सही इलाज सिर्फ एक ही है, हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। तो यही जानेंगे आज इस वीडियो में। कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं एनालिसिस और कितना ज्यादा जरूरी बन सकता है ये एंड तक आते आते आपके लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि एनालिसिस की वजह से मैंने भी अपना स्कोर काफी अच्छा इंप्रूव किया था। मेरे पहले मॉक टेस्ट में आए थे 26 और आखिरी फाइनल मेरे जेईई मेंस के पेपर में आए थे 169। ये इंप्रूवमेंट सिर्फ एनालिसिस की वजह से नहीं हुआ, और भी बहुत सारी चीजें कंबाइंड है। उस एनालिसिस के बाद उन टॉपिक्स को पढ़ना जो कमजोर थे, ये सब चीजें एक कंबाइंड एफर्ट प्ले करती हैं और आपका स्कोर इंप्रूव कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आप जब भी एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको अपनी एनालिसिस कॉपी में इस तरीके से लिखना है कि आपको फिर से वो टेस्ट का क्वेश्चन उठा के देखना ना पड़े। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो उसे एनालिसिस की कॉपी में लिखें, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मॉक टेस्ट पेपर फिर से उठा के देखना पड़ रहा है और आप वापस उसमें जाके अपना टाइम एक वेस्ट कर रहे हैं। एनालिसिस कॉपी इस तरीके से बननी चाहिए कि सिर्फ उसे एंड में हम डायरेक्ट रिवाइज कर सके, उसके लिए और कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। सेकंड पॉइंट, हर एक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 2 3 इस तरीके से नहीं करना है। जो आपको इजी लग रहा है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगली बार भी अगर सवाल आ गया तो मैं इतनी अच्छी तरीके से इसे सही करके आऊंगा, तो उस सवाल का एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको आगे बढ़ जाए, हाँ देख के कि ये इजी है मैं कर लूंगा, लेकिन हर सवाल स्टेप वाइज नहीं लिखना है कि ये इस चैप्टर से था मैं नहीं कर पाया, इस टाइप से नहीं करना। आपको ऐसे लिखना है कि क्या मैं ऐसे कैसे कर सकता था और क्या मुझे ये क्यों नहीं आया, किस वजह से नहीं आया, क्यों छूट गया, और अगर सही मैंने अटेम्प्ट किया तो ये गलत क्यों हो गया। ये सब चीजें आपको देख के नोट करनी है। जितना जरूरत है उतना ही लिखना है, हर क्वेश्चन के पीछे पूरी तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सब बातें आपको धीरे धीरे एनालिसिस करते समय खुद ही समझ में आएंगी। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे करता था, ईच एंड एवरी क्वेश्चन लिखता था कि फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, जिससे मुझे पता लगा कि यार ये देखने के लिए तो मुझे वापस से वो टेस्ट खोलना पड़ेगा जिसमें मेरा बहुत अच्छा टाइम जा सकता है। इसलिए मैंने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया, और ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। मेरी एनालिसिस कॉपी यहीं रखी है, ये मैं एक अच्छी खासी मतलब इतनी मोटी आप एनालिसिस कॉपी बना सकते हैं, इसमें अच्छे खासे टेस्ट का एनालिसिस हो जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा एक सेपरेट नोटबुक बनाएं इसके लिए, ताकि एंड टाइम पे आप उसे एनालिसिस कॉपी को अच्छे से रिवाइज कर सकें और अपनी गलती 2 सेकंड में उसे आप पकड़ सकें और एक्चुअल पेपर में उसे आप रिमेंबर कर सकें। थर्ड पॉइंट ये है कि इजी चैप्टर का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और अगर छूट गया तो उसे एनालिसिस में अच्छे से लिखना है, ताकि आपको याद रहे कि इजी चैप्टर का, या जो मुझे चैप्टर अच्छे से स्ट्रॉन्ग था उस चैप्टर का मैंने क्वेश्चन छोड़ा, क्यों छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, क्या गलती हो गई मुझे, क्यों नहीं आया। ये सब बातें आपको अपने दिमाग में ध्यान रखनी है और उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ अपने आंसर नोटबुक में, एनालिसिस नोटबुक में उसे नोट करना है। फोर्थ पॉइंट ये है, किसी किसी क्वेश्चन में आप तुक्का मारेंगे और वो शायद सही भी चला जाए, तो उसे देखना है कि मैंने क्या सोच के तुक्का मारा था, और उसे दोबारा से अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि आपको याद रहे कि उसका असली कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट। और गलत हो जाता है तो गलत तो जरूर ही लिखना है कि आपने तुक्का मारा और वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि गलत सिर्फ गलत नहीं होता, वो आपकी मार्क्स खाता भी है नेगेटिव मार्किंग की वजह से। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, नेगेटिव मार्किंग जिन क्वेश्चंस पे हुई है उस पर अच्छे से फोकस करें और देखें कि ये नेगेटिव हुई तो हुई क्यों। शायद सिली मिस्टेक हो सकती है, या ऐसी मिस्टेक हो सकती है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने क्वेश्चन किया, लेकिन कॉन्सेप्ट में ही गलती थी। काफी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत होता है। आपने मार्क गलत किया या आपने अप्रोक्सीमेट नहीं किया, बहुत सारी ऐसी चीजें कलेक्टिवली रोल प्ले करती हैं आपके क्वेश्चन के गलत होने पे, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग भी मिल सकती है आपको। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे एनालिसिस के लिए। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि अगर आपको नहीं आता, आप हो सकता है कोई चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो और जेईई मेंस के लिए आप छोड़ रहे हो, या फिर ऐसा कुछ हो कि आपको वो टॉपिक ज्यादा समझ में नहीं आता, तो उसको लिखें कि आगे करना है कि नहीं करना है। इस टॉपिक को अच्छे से लिखें, उस टॉपिक के रिपीटेटिव सवाल तो देख जाएं कि ये बार बार आए हैं तो ये आगे भी आ सकता है, इसलिए उसका एनालिसिस अच्छे से करें और लिख दें कि ये कॉन्सेप्ट मुझे आगे पढ़ना है जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा। सेवंथ पॉइंट ये है कि अगर आपको एनालिसिस करते समय कुछ नया पता लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा, ये फॉर्मूला मुझे नहीं पता था, ये ऐसी बात है जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है, तो उसे लिखें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई भी एनसीईआरटी की लाइन दिखती है तो उसको जरूर नोट डाउन करें। स्पेशली केमिस्ट्री में आपको ऐसा दिख सकता है कि एक एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठ के आ गई हमारे पेपर में, और उसमें हमें सिर्फ एक वर्ड फिल करना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत टाइम ऐसा हो सकता है आपके साथ। 8 पॉइंट ये है कि अपने नए मॉक टेस्ट को प्रीवियस मॉक टेस्ट से एनालाइज करें, क्या आपका स्कोर इंप्रूव हुआ, क्या नेगेटिव मार्किंग कम हुई, क्या एक्यूरेसी रेट इन परसेंटेज आपको नापना है और देखना है क्या वो बढ़ा। आपको ओवरऑल देखना है, कभी कभी हो सकता है स्कोर घट जाए क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी बढ़ गई थी, लेकिन सबसे मेजर फैक्टर होता है एक्यूरेसी। क्या आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज बढ़ रहा है कि नहीं, ये चेक करना रेगुलर बेसिस पे बहुत जरूरी होता है। 8 पॉइंट ये आपको देना है, स्कोर इंप्रूव देखना है। हो सकता है बहुत बार आपका स्कोर अच्छे खासे लेवल तक नीचे आ जाए, लेकिन उससे डिप्रेस नहीं होना। आपको मेन पॉइंट देखना है कि क्या हो सकता है आपका ऐसे
क्वेश्चंस आ गए हो जो आपने अभी टॉपिक पढ़े ही ना हो, तो ये सब बातें देखनी है। आपको स्कोर को लेके डिप्रेस नहीं होना, ऑलवेज एक टारगेट सेट रखो, बस इससे ज्यादा आपको डिप्रेशन नहीं लेना इसका। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी आपको लगे कि यार ये मैंने पिछले मॉक में भी देखी थी, इससे पिछले में भी थी, जो भी रिपीटिशन आपको लगे उसे इंपॉर्टेंटली मतलब हाईलाइट करके मार्क करना है, क्योंकि वो जो रिपीट हो रहा है पहले से वो आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान करके अपनी एनालिसिस नोटबुक में लिखना है, और जो भी रिपीट हो सकता है उसको स्टार मार्क करें या कुछ भी करें, वो आगे रिपीट हो सकता है, उसे एंड टाइम पे आपको पढ़ के जाना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपने एक गलती रिपीट कर दी तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने प्रीवियस मॉक्स में एक गलती कर रखी थी, वो आपने एक्चुअल पेपर में करी या अगले मॉक टेस्ट में करी, वो एक गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए, वरना आपका एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है। एनालिसिस करें, एक स्कोर देखें कि कितना बढ़ रहा है, फिजिक्स का अलग से देखें, केमिस्ट्री का अलग से देखें, मैथ्स का अलग से देखें। काफी चीजें होंगी कि आपको लगेगा कि घटा भी है बढ़ा भी है, लेकिन एक एवरेज ले। और ज्यादातर केसेस में यही होगा कि अगर आपने 10-15 मॉक टेस्ट दे रखे होंगे तो उनका जो एवरेज निकलेगा उसके करीब ही आपके मार्क्स बैठेंगे। मतलब काफी केसेस में ऐसा ही होता है, और मेरे भी लगभग उसी के पास बैठे थे। अब मैं अपनी एनालिसिस कॉपी से कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको कि कैसे मैंने धीरे धीरे इंप्रूव किया, और आपको भी एनालिसिस करते करते ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट महसूस होगा कि यार ये चीज लिखने की जरूरत मुझे पड़ रही है, तो मुझे ये लिखनी चाहिए, यहाँ से हटा देना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें, डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा, और एक्यूरेसी परसेंटेज पे जरूर ध्यान दें। और अगर आपको मॉक टेस्ट रिसोर्सेज चाहिए तो उसकी सारी वीडियो बन रखी है। 5-6 मॉक टेस्ट रिसोर्सेज मैंने दे रखे हैं, जिसमें आपको 300 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है फ्री में। तो उस वीडियो को जाके देखें, आई टैब पे आ जाएगा वो। अब मेरी कॉपी की बात करते हैं यार, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा हो। सबसे पहले जो मैंने टेस्ट दिए थे उसमें मैंने एनालिसिस नहीं किया था, उसमें आए थे मेरे 29, मैंने ऊपर लिख रखा है 29 आउट ऑफ 300। ये जनवरी का पेपर था 2020 का, जिसमें मेरे बहुत कम नंबर आए थे, और मैं ये बहुत सैड था इसे एनालिसिस करते समय, तो मैंने इसका एनालिसिस भी नहीं किया था। ये गलती आपको नहीं करनी है, जितने कम मार्क्स आएंगे तब भी आपको एनालिसिस करना है, भले ही सही क्वेश्चन ना करें, और देखें कि कौन कौन से चैप्टर के मुझे नहीं आते, ये सब चीजें लिखना जरूरी है। तो जो पहला एनालिसिस किया था मैंने, उसमें मेरे 62 मार्क्स आए हुए हैं। इसमें मैंने एनालिसिस किस तरीके से किया था, मैंने फिजिक्स उठाई, केमिस्ट्री उठाई, उसमें क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इस तरीके से लिखा, और उसमें लिखा कि मैंने क्यों गलत किया, क्या वीक था। ये एक गलत तरीका था, क्योंकि इसमें हर चीज में लिखता था क्वेश्चन वाइज, और मैं कभी भी ये नहीं देख सकता कि वापस जाके मुझे उस पेपर को ढूंढना पड़े, जो कि एक टफ जॉब है। धीरे धीरे मेरा भी एनालिसिस का तरीका काफी इंप्रूव हुआ। अब मैं आपको लास्ट वाले टेस्ट पे दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से एनालिसिस कर रखा है। तो इस मॉक टेस्ट के मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो मॉक टेस्ट है जिसमें मेरे सबसे हाईएस्ट नंबर आए थे 197 आउट ऑफ 300। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका एनालिसिस कैसे किया था, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन सही होंगे, तो आपको भी जानने में आसानी होगी कि इस टेस्ट में भी कैसे एनालिसिस करना चाहिए जब बहुत सारे क्वेश्चन सही थे। तो यार सबसे पहले तो मैं वो लिखता था फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, और मैथ्स में कितने, और वो भी लिखता था कि पॉजिटिव कितने, नेगेटिव कितने, और कितने मैंने करे ही नहीं, अनअटेम्प्टेड, ये सब लिख लेता था शॉर्ट में, ताकि अंदाजा लगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में अलग अलग कितने मार्क्स आ रहे हैं, और क्या स्कोप है अभी भी इम्प्रूवमेंट का। जो भी था, जैसे जो मुझे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन था वो डेफिनेटली मुझे नहीं आता होगा, कुछ कॉन्सेप्ट में कमी थी, तो सबसे पहले मैंने वो लिखा यहाँ पे, और उसका सॉल्यूशन भी आगे लिखा, ताकि अच्छे से मुझे याद रहे, और ये क्वेश्चन अगर आगे आता है तो ये कभी ना छूटे दोबारा, क्योंकि ये अच्छे से किया गया टेस्ट था जिसमें मार्क्स भी अच्छे थे। तो बचे क्वेश्चन भी मुझे अच्छे से फोकस करने चाहिए, जो कि बच गए थे या गलत। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं नीचे, मीन फ्री पाथ वगैरह, जो कि एंड वाले चैप्टर में आते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम वाले चैप्टर में, जो कि मैंने उस समय तक पढ़ा नहीं था, इस वजह से मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखे। हो सकता है ये आगे आ जाए और इससे एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल बन के मेरे सामने आ जाए, तो ये मुझे अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने चैप्टर ये पूरा पढ़ा नहीं है। केमिस्ट्री में बात करें एनालिसिस की, तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर ये टाइप के चैप्टर नहीं पढ़ रखे थे, और कुछ एस ब्लॉक और इस सब चैप्टर का भी मैं काफी भूल जाया करता था, तो मैंने उसके काफी सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ से यहाँ तक के, ताकि मैं इसे अपने एक्चुअल जेईई मेंस के पेपर से पहले रिवाइज करूँ, तो हर एक मेरा पॉइंट रिवाइज हो जाए, जो भी मैंने एनालिसिस करते वक्त हर एक मॉक टेस्ट में लिखा है। और स्पेशली काफी चीजें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लिख दिया करता था, क्योंकि कुछ ना कुछ नया पता ही लगता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और काफी ऐसे रिएक्शन होते थे जो हमें बार बार मैं भूलता था, और याद रखने भी चाहिए हमें अच्छे से हो। ऑलमोस्ट यार मतलब इस टेस्ट में भी मैंने 2 से 3 पेज का केमिस्ट्री का ही लिख रखा है। मैथ्स की बात करें एनालिसिस की, तो मैथ में यार टू द पॉइंट होता है
या तो सही होगा या गलत। बहुत बार ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम रहती है। तो यार मैथ में एनालिसिस की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको ऐसे फॉर्मूले लिखते रहने चाहिए जो कि आपको अलग पता लग रहे हैं या सिली मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में, तो वो आपको लिखना चाहिए कि इस पेपर में मेरी सिली मिस्टेक हुई थी और इस वजह से हुई थी, और वैसा एनवायरनमेंट दोबारा क्रिएट ना हो और आपकी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आपकी सिली मिस्टेक हुई, आपका ध्यान भटका या कुछ भी, वो आपको लिखना है इसमें। मैथ्स में भी ये 3 फॉर्मूले तो लिख ही दिए मैंने एनालिसिस के टाइम पे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मतलब एनालिसिस की कॉपी में एंड टाइम पे ना मिले, या एनालिसिस को भी पढ़ते समय दोबारा ऐसा लगता है कि यार ये भी कहीं मेरे पास नोट डाउन होनी चाहिए, तो उसे भी मैं कॉपी के एंड पे काफी चीजें लिख दिया करता था ताकि मैं इसे अच्छे से एकदम क्विक रिवीजन मार सकूं अपने जेईई मेन से पहले। और एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कुछ भी नया पता लगा तो उसे हमेशा अपनी नोट्स की कॉपी में तुरंत ऐड करें, ताकि वो आपको जब भी आप पढ़ें तो उसे अच्छे से रिवाइज कर सकें और वो कॉन्सेप्ट भी आपके नोट्स में अच्छे से ऐड हो जाए। एट दी एंड वीडियो को अगर शॉर्ट में कंक्लूड करें तो यार ये एक तो लाइन ही मैं बताऊंगा कि आपको एनालिसिस करते जाना है, एनालिसिस से घबराना नहीं है और उसको अच्छे से करना है, और करते करते ही इसका सही तरीका सीखना है। आपको बस एनालिसिस कॉपी इस तरीके से बनानी है कि आप उसे एक दिन में अच्छे से पढ़ सकें और उसके हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें। उसके कॉन्सेप्ट के अंदर आपको इस तरीके से लिखना है कि आपको कोई दूसरी कॉपी उठाने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आपको अपनी गलतियां अच्छे से समझ में आ जाए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट एंड द बोनस पॉइंट इज दैट आपको कितना टाइम लगाना चाहिए मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे। कभी कभी आपने देखा होगा कि यार कॉम्प्लिकेट होता ही जा रहा है एनालिसिस और उसमें काफी टाइम लग जा रहा है, तो इन शॉर्ट एक रूल बना लो कि कभी भी मतलब जितना आपने टेस्ट पे टाइम दिया उससे ज्यादा टाइम ना लगाओ। क्यों? क्योंकि आपको काफी सारी और चीजें भी पढ़नी होंगी जिससे शायद इससे भी ज्यादा स्कोर इंप्रूव हो, लेकिन एनालिसिस जरूर करना है। और हाईएस्ट से हाईएस्ट आपको 3 घंटे लगाने हैं और मिनिमम आपको 1.5 घंटा तो लगना ही चाहिए एक अच्छा एनालिसिस करने के टाइम पे, यानी 1.5 से 3 आवर आपको लगने चाहिए एनालिसिस में, जो कि एक एक्यूरेट बैलेंस है। हो सकता है इससे भी जल्दी हो जाए 1.5 आवर से, लेकिन एटलीस्ट आपका 1 आवर प्लस तो जाएगा ही अगर इसे ढंग से एनालिसिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और यही कंक्लूजन है, मॉक टेस्ट देना जरूरी है, उसका एनालिसिस उससे भी ज्यादा जरूरी है, तो उसको करते रहें। मॉक टेस्ट से ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा, उससे आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। और अगर आपको मॉक टेस्ट के फ्री रिसोर्सेज चाहिए तो वीडियो बन रखा है, आई टैब पे आ जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा फ्री मॉक टेस्ट मैंने आपको वहां प्रोवाइड कर रखे हैं और रिसोर्सेज बता रखे हैं। ये खत्म हुई मेरी ड्यूटी बताने की, हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। अब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करने की, ये सब आप जानते हैं। एंड द वीडियो एंड्स हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।